होली आने वाली है। सभी औरतों को बोल दो जरा सावधान रहें और जितनी भी नई नवेली बहुएं हैं उन सबको उनके मायके भेज दो। अगर एक भी नई नवेली दुल्हन होली के समय यहाँ पर रही तो अनर्थ हो जाएगा। होली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा था, गांव में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा था। नंदिनी के लिए भी एक रिश्ता आ रहा है दूसरे गांव से। अजी जो भी रिश्ता देखा है ना वो सब होली के बाद। अभी कुछ नहीं करना हमें। अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पर दावत देना है। बिल्कुल सही कह रही है ममता। अगले हफ्ते होली है और मैं तो इसी हफ्ते अपनी बहू को भेज रही हूँ उसके मायके। होली बीत जाने के भी एक हफ्ते बाद बुलाऊंगी उसे। एक एक करके गांव की सारी नई नवेली दुल्हन अपने अपने मायके जा रही थी। पूरे गांव में होली के नाम पर डर का माहौल फैलता जा रहा था, जैसे होली नए सुहागनों के लिए किसी अनहोनी का संकेत लेकर आने वाला हो। इसी बीच एक शाम नंदिनी को सुप्रिया का फोन आया। कितने दिनों बाद फोन किया है तूने? कहाँ पर खोई रहती है तू? अपनी सहेली की तुझे याद भी नहीं आती है क्या? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरी बहुत याद आती है, पर तू तो जानती है ना इतने टाइम से काम की वजह से खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रहने दे, इतने भी क्या काम आ गए तुझे कि तू एक फोन तक नहीं कर सकती है समय निकालकर। मैं तो बहुत नाराज हूं तुझसे, सच्ची। अरे बाबा अब गुस्सा मत हो मुझसे, तेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। कुछ दिन में वो तेरे पास आ जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि उस गिफ्ट को देखकर तू अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। रहने दे बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बात करते करते सुप्रिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये लो, अब इसने कॉल भी कट कर दिया। ये लड़की भी ना, और पता नहीं कौन से गिफ्ट भेज रही है ये मेरे लिए। लेकिन इस बार जो भी हो, मैं किसी गिफ्ट से मानने वाली नहीं। सुप्रिया और गौरव ने भागकर शादी कर ली थी और अपनी पहली होली वे नंदिनी के साथ उसके गांव में मनाना चाहते थे, और यही सुप्रिया का नंदिनी के लिए गिफ्ट था। माँ, इस बार यहाँ पर ये मेरी आखिरी होली होगी। उसके बाद तो शादी के कम से कम 5-6 साल तक मैं होली पर यहाँ नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं किसका मनहूस साया है वो। कितनी दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा बस किसी और के साथ ना हो। तू अब इन चीजों के बारे में ज्यादा बात मत कर। उसका तो नाम लेना भी मनहूसियत को दावत देना है। खाना बन गया है, खा ले। न जाने वो ऐसा कौन सा खतरा था जिससे सब बुरी तरह से डरे हुए थे। अब होली आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। सभी गांव वालों ने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे शाम को ही बंद कर लिए, मगर रात के लगभग 8 बजे नंदिनी के घर की डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? होली के समय तो वैसे भी कोई रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो घर पर कौन आया होगा? शायद कमला बहन होगी। पूजा का सामान देना था ना उन्हें। जाकर देख। नंदिनी ने जाकर घर का दरवाजा खोला। सामने सुप्रिया को देखकर वो चौंक पड़ी, क्योंकि सुप्रिया ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और हाथों में नई दुल्हन का चूड़ा पहना हुआ था। उसके साथ में उनका कॉलेज फ्रेंड गौरव भी था। ये सब देखकर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर सुप्रिया को दुल्हन जैसा श्रृंगार किया देखकर नंदिनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। लग गया ना 440 वोट का झटका तुझे? अरे मैंने और गौरव ने शादी कर ली है। लगा ना जोर का झटका। और हमारी शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। सबसे पहले हम तुझसे ही मिलने आए हैं। शादी में तुझे इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि हम दोनों ने भागकर शादी की, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम तुझे अपनी शादी की ग्रैंड पार्टी देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें नंदिनी? तुम इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ी हो? लगता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। शौक तो सचमुच तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा दे दिया है। ये तूने क्या किया सुप्रिया? तुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब नहीं करना चाहिए था? अरे मैंने अपने प्यार से शादी कर ली, तू इस चीज को देखकर खुश नहीं है क्या? मैंने तो सोचा कि शादी के बाद पहली होली मैं तेरे साथ तेरे गांव में मनाऊंगी, तभी तो आई हूं यहाँ पर तुझे सरप्राइज देने के लिए। नहीं, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा सरप्राइज ये है? अगर तू मुझे पहले बता देती
तो मैं तुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। नंदिनी की बातें सुप्रिया और गौरव को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ममता और रामलाल भी दोनों बुरी तरीके से डरे हुए थे और बात को संभालते हुए वो सुप्रिया और गौरव को घर के अंदर ले जाते हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसते हैं। क्या बात है नंदिनी, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? जी, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे गांव में ना नई नवेली दुल्हन होली वाले दिन गांव में रह नहीं सकती है। क्या मतलब है गांव में नहीं रह सकती है? कोई दिक्कत है यहाँ पर या फिर कोई रीति रिवाज है ऐसा? बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत जो सीधा आप दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती है। अरे तू क्या बोले जा रही है, साफ साफ बता ना बात क्या है। बेटा, बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती। अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन होली के दिन इस गांव में होती है तो वो उसे नहीं छोड़ती, वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो जो सालों से नई नवेली दुल्हनों को अपना शिकार बना रही है, वो प्रेत, वो आत्मा, वो रूपा। अरे आंटी, क्या बोल रही हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि गांव में भूत है? हंसने की बात नहीं है बेटा, हम दोनों सच कह रहे हैं। तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हो। हम तुम्हारी सलामती चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें शहर वापस जाने को बोल रहे हैं। यहाँ से चले जाओ। सभी लोगों के समझाने पर गौरव और सुप्रिया शहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर वहां से निकलने के लिए जब गौरव अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो काफी जोर लगाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अरे यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। तो आप एक बार उतरकर खुद देखिए ना, क्या पता कोई वायर हिल गया हो। गौरव गाड़ी से उतरकर उसे अच्छे से चेक करता है, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी उसे नजर नहीं आती है और लगातार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती है। भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब इन लोगों की गाड़ी भी खराब हो गई। अब ये लोग होली का दिन शुरू होने से पहले यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब तो सुबह ही मैकेनिक इस गाड़ी को ठीक करेगा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है तो आप ही बुला लीजिए। गाड़ी ठीक होगी तभी तो हम यहाँ से जा पाएंगे। मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, उसके पास फोन करता हूँ। नंदिनी के पापा गांव में काम करने वाले मैकेनिक के पास फोन करते हैं, मगर वो रात के पहर वहां पर आने से साफ इनकार कर देता है। मैकेनिक ने तो आने से साफ मना कर दिया। होली के समय गांव में नई सुहागनों के साथ साथ बाकी लोगों में भी डर फैला हुआ है, इसीलिए कोई अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहता। यानी कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा? हाँ सुप्रिया, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सुबह होते ही मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। आप सब टेंशन मत लीजिए। गाड़ी ठीक ना होने की वजह से अब सुप्रिया और गौरव को नंदिनी के घर पर ही उस रात रुकना पड़ता है। आधी रात को जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी गौरव के कानों में पायल की छम छम की आवाज आती है, जैसे उसके आसपास पायल पहने कोई घूम रहा हो। अरे सुप्रिया, क्यों इतनी रात को पायल छनका रही हो? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी है, अपने पैरों को हिलाना बंद कर दो प्लीज। इतना कहकर गौरव जैसे ही पलटकर अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहां सुप्रिया थी ही नहीं। ये देखकर वो हड़बड़ाकर नींद से उठता है। सुप्रिया कहाँ चली गई? सुप्रिया, सुप्रिया, कहाँ हो तुम सुप्रिया? गौरव उठकर सुप्रिया को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ नंगे पांव चलती जा रही है। सुप्रिया कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सुप्रिया, सुप्रिया सुनो। गौरव खुद की खिड़की से कूदकर जल्दी से सुप्रिया के पीछे जाता है और जैसे ही वो सुप्रिया के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सुप्रिया उसे पलट कर देखती है, मगर सुप्रिया को देखकर
डर के मारे गौरव के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सुप्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। आंखों की पुतलियां जैसे एक जगह जम गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी छाई हुई थी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें, और तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ वापस घर पर। तुम जानती हो ना अंकल आंटी ने हमें क्या कहा था? बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, क्योंकि अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। इतना बोलकर सुप्रिया एक भयानक हंसी हंसती है और गौरव वहीं बेहोश हो जाता है। कई घंटे बाद जब गौरव को होश आता है तो वो देखता है कि नंदिनी और उसके परिवार वाले गांव वालों के साथ घेरा बनाकर उसके पास खड़े हुए हैं। बेटा, तुम ठीक हो? सुप्रिया कहाँ है? वो उसे ले जाएगी। मुझे मेरी सुप्रिया को लेकर यहाँ से जाना है। कहाँ है मेरी सुप्रिया? आप शांत हो जाइए। नहीं, मुझे शांत नहीं होना। मैं पूछ रहा हूँ सुप्रिया कहाँ है? बताओ मुझे। मुझे उसे लेकर अभी के अभी इस गांव से निकलना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोल पाती, तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। सभी लोग भागकर गौरव के साथ एक कमरे की तरफ जाते हैं। रामलाल जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता है। सामने कुर्सी पर रस्सियां से बंधी सुप्रिया अपने नाखूनों से लगातार अपने चेहरे को नोच कर खून से लहूलुहान कर लिया था और उसका खून उसके पूरे कपड़ों पर फैल चुका था। सुप्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे से कितना खून बह रहा है। क्यों अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा रही हो? ये सब क्या हो रहा है इसे? मार डालूंगी मैं। किसी भी नई नवेली दुल्हन को इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इसे भी मार डालूंगी मैं। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी सुप्रिया को बचाते क्यों नहीं है? आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? अचानक से सुप्रिया सब रस्सियां अपने हाथों से तोड़ देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि गौरव या कोई आगे बढ़कर सुप्रिया को पकड़ पाते, सुप्रिया अपने हाथों को पीछे की तरफ दीवार से लगातार पैरों को मारकर दीवार पर उल्टा चढ़ना शुरू कर देती है। अपनी आंखों के सामने ये भयानक दृश्य देखकर सब लोग अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। मेरी सहेली को छोड़ दो, वो यहाँ से चली जाएगी। भगवान के लिए उसकी जान बख्श दो। उसको नहीं पता था कि इस गांव में होली का क्या रहस्य है। उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। कोई नहीं बचेगा। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ जो हुआ था उसका बदला मैं इससे तो क्या, हर उस नई नवेली दुल्हन से लूंगी जो इस गांव में आएगी। इतना कहकर सुप्रिया के अंदर बसी हुई वो प्रेत जोर जोर से चिल्लाती है और धम से जमीन पर कूद जाती है और पास में रखे हुए एक नुकीले हथियार को उठाती है और अपनी गर्दन पर रख देती है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ पर आए। माफ कर दो हमें। मेरी पत्नी को कुछ मत करो। गौरव की तरफ देखती हुई सुप्रिया जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगती है और एक ही झटके में उस नुकीले हथियार से अपनी गर्दन पर वार कर देती है। उसकी गर्दन से खून बहकर उसके कपड़ों पर फैल जाता है और वो निढाल होकर सीधी जमीन पर गिर पड़ती है। ये क्या किया तुमने? मेरी सुप्रिया मुझे छोड़कर चली गई। ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सुप्रिया के साथ? सुप्रिया, संभालिए खुद को प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये पहले भी बहुत सी नई नवेली दुल्हनों की जान ले चुकी है और इस बार इसने हमारी सुप्रिया। पर ये सब कुछ क्या हो रहा है?
आखिर क्या वजह है कि कोई भी नई नवेली दुल्हन इस गांव में होली नहीं मना सकती है? क्यों मेरी सुप्रिया को भी उस प्रेत का शिकार होना पड़ा? क्यों? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बेटा, और वो कहानी इसी गांव की रूपा की है। रूपा अपने नाम की तरह ही बहुत अधिक रूपवती थी। पूरे गांव के लोग उसके रूप की बहुत चर्चा करते थे। रूपा अपने ही गांव के अमन नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी और उससे शादी करना चाहती थी। अमन, होली आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि इस होली के बाद या फिर इस होली से पहले हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएं। मैं अब और तुमसे ऐसे छुप छुप कर नहीं मिल सकती। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और अपना घर बसा लें। तो फिर तुम बात करो ना अपने घर वालों से। अगर तुम बात करोगे तभी मैं भी अपने घर वालों से बात कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो रूपा, देखना इस होली से पहले ही मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। इतना कहकर अमन रूपा को गले से लगा लेता है, लेकिन उन दोनों की सारी बातें गांव में रहने वाला मनोज सुन लेता है, जो मन ही मन रूपा को बहुत चाहता था। इस अमन को क्या लगता है कि ये मेरी रूपा को अपना बना लेगा? रूपा मेरी नहीं हुई ना, तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस होली पर रूपा को तो मैं अपनी बना कर ही रहूंगा। मनोज जल्दी से रूपा के घर जाता है और रूपा और अमन के प्रेम संबंध की बात उसके घर वालों को बता देता है, जिसके बाद से रूपा का घर से निकलना बंद हो जाता है। अमन के बिना रूपा का हाल बेहाल हो चुका था। होली वाले दिन रूपा की सहेलियां होली खेलने के लिए जबरदस्ती उसे घर से ले गई, मगर रूपा का होली खेलने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए वो एक जगह पर शांति से जाकर बैठ गई। तभी मनोज अपने कुछ दोस्तों की टोली के साथ रूपा के पास आया। अरे मेरी रूपा, अब तो अमन तेरा कभी नहीं होगा। आज होली वाले दिन मैं तुझे अपने हाथों से रंग लगाकर अपनी बना लूंगा। आज मैं होली वाले दिन तुझे अपनी बाहों में भरकर तेरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दूंगा। मनोज की बातें सुनकर रूपा का खून खौल जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। दूर रहो मुझसे, मैं सिर्फ अपने अमन की हूँ। उसके अलावा और किसी का होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। दोबारा मेरे पास मत आना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तू खुद को समझती क्या है? अपने रूप का, अपनी सुंदरता का घमंड लिए फिरती है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और तूने जो मुझे ये थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। याद रखना मेरी इस बात को। रूपा के थप्पड़ से मनोज के अंदर इतना गुस्सा फूट जाता है, वो रूपा से उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए गुलाल में कुछ मिला देता है। और जब रूपा बड़े से पानी के टब के पास खड़ी होती है, तभी मनोज उस गुलाल को रूपा के चेहरे पर पीछे से आकर लगा देता है और रूपा वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मनोज उसी समय उसे पानी के टब में धक्का दे देता है और पानी में डुबा डुबा कर वो रूपा की जान ले लेता है। मनोज ने रूपा के साथ जो भी किया, उसकी सजा मनोज को तो मिल गई। रूपा के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके घर में गांव वालों को उसकी लाश मिली, लेकिन उसके बाद से इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती है, क्योंकि रूपा का श्राप है इस गांव पर। वो अपनी अधूरी इच्छा के साथ इस दुनिया से गई, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मनोज के हाथों से। मैं मानता हूँ कि रूपा के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप लोग अपने गांव को श्राप से मुक्त क्यों नहीं करवाते? ऐसे तो ना जाने कितनी नई नवेली दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मेरी सुप्रिया, हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं बेटा। हमने पता नहीं कितने पंडितों और साधुओं से अपने गांव को ठीक करवाने की कोशिश की,
लेकिन रूपा की प्रेत आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अब उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। जब तक वो खुद अपनी मुक्ति ना चाहे, वो मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बस हम गांव वाले हर होली के त्योहार पर बस इसी डर में जीते हैं कि गलती से भी कोई नई नवेली दुल्हन इस गांव में ना आ जाए, वरना उसका वही हाल होता है जो आज सुप्रिया का हुआ है। सारा सच जानने के बाद गौरव बहुत हैरान होता है।